नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। एनसीईआरटी वर्ग 6 के नई पुस्तक को एक सीरीज के रूप में आपके बीच रखते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं वर्ग 6 के ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है महासागर एवं महाद्वीप। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहे तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में न हो। जुल्स वर्ने का यह कथन है। 1870 ईस्वी में उन्होंने यह बातें कही है महासागर के बारे में। आप एक बार पुनः इस कथन को पढ़ लें और इसे समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक आई है उसमें प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत कुछ प्रश्नों से की गई है और जो चैप्टर है उसमें हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है एवं उनका वितरण कैसा है। दूसरा प्रश्न है, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये दो प्रश्न है आपके बीच। आप इसे भी देख लें कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है। ये इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। यह एक चित्र है, आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी का लिया गया यह चित्र है। आप इस चित्र को देख लें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा है। ग्लोब पर जो हम बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में महासागर में महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। तो आइए, आपने यह तस्वीर देखा पृथ्वी का, ये अंतरिक्ष से लिया गया, कहा जाए कि ये चंद्रमा पर से पृथ्वी की खींची गई तस्वीर है। इसमें वो नीला दिख रहा है। नीला क्यों दिख रहा है? पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि जल की उपस्थिति ज़्यादा है। जल अधिक होने के कारण यह नीला दिखता है। 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को नीला ग्रह कहा है। आप ये भी जान गए होंगे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखता है। अधिक जल अर्थात 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए वो नीला ग्रह कहकर अंतरिक्ष यात्री से पुकारते हैं। अब महासागर क्या है? जो बड़ी बड़ी जलराशियां हैं वो महासागर है। भूखंड क्या है? एक भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। और जब भूमि का एक भाग निरंतर विस्तार अर्थात लगातार वो कंटिन्यूअस हो, तब इस निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। इन सभी टर्म को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बातें दिखाई गई है। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य संग नो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। संग नो वरुण ये ध्येय वाक्य है, भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है और इसका अर्थ है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। और वरुण कौन है?
वरुण देवता है। महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता है वरुण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, संज्ञो वरुण किसका प्रतीक चिन्ह है? भारतीय नौसेना का। आप इसे भी याद रखेंगे। जैसा कि मैंने देखा था कि पृथ्वी पर आपको जो अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर है उसमें आप देखेंगे कि नीला भी है और भूरा भी है। तो नीला हिस्सा जो है वो जल को अर्थात महासागर को इंडिकेट करता है, और जो भूरा हिस्सा है वो भूमि को इंडिकेट करता है, भूखंड को इंडिकेट करता है, महादेश को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। ये दो तस्वीरें हैं। आप इन पृथ्वी के दो तस्वीरों को यहाँ देखिए, एक फ्रेम में हम लेते हैं, दो है, एक उत्तर ध्रुव पर एवं दूसरा दक्षिण ध्रुव से। एक उत्तरी ध्रुव से जब ऊपर से लेते हैं, ऊपरी हिस्से से पृथ्वी के मानचित्र को लेते हैं उत्तरी ध्रुव से, तो पहली तस्वीर में आपको दिख रहा होगा अधिकांश भूरे रंग का क्षेत्र, अर्थात ये भूखंड है, अर्थात उत्तरी ध्रुव में अधिक महादेश है, भूखंड ज़्यादा है। दूसरा जो तस्वीर है उसमें आप देखेंगे दाएं से, तो दक्षिणी ध्रुव से लिया गया तस्वीर है, इसमें भूखंड कम है और जल राशियाँ ज़्यादा है, महासागरीय हिस्से ज़्यादा है, जल ज़्यादा है। तो ये दो तस्वीर है, आप इसे देख लें। इससे ये स्पष्ट होता है कि पूरे पृथ्वी पर जो महादेश और महासागर है वो समान रूप से वितरित नहीं है। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग के महासागरों में उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी, बे एंड गल्फ आदि को दर्शाया गया है। हमने इनकी चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, ये समुद्री जीवन है। समुद्री जीवन प्रवाल भित्ति आपको नजर आ रहे होंगे पहली तस्वीर में। बाएं से दाएं से ऊपर की तरफ देखेंगे, समुद्री एनिमेन पर तारामीन है। फिर नीचे शार्क आपको दिखाई दे रहा होगा बाएं से। फिर दाएं जाएंगे तो स्पर्म, व्हेल, माँ एवं शिशु, ये माँ और शिशु है व्हेल मछली की। इसके आगे डॉल्फिन आपको दिख रहा होगा। फिर उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति जो सतह पर, समुद्री सतह पर जो प्रवाल भित्ति है वो दिख रहा होगा। रंगीन मछलियाँ दिख रहा होगा। ये आप देखेंगे नीचे और तीन तस्वीर है, शैवाल है जो समुद्र के सतह पर है, एम्परर पेंगुइन है जो बीच में, और बोनेयर समुद्री टर्टल है, कछुआ आप देख रहे होंगे। ये सब समुद्री जीवन को इस तस्वीर में दिखाया गया है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है, खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों में के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर लवणीय जल, पेयजल पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा महासागर का है, लेकिन इन महासागरों में जो जल पाया जाता है वो खारा है, नमकीन है, जो मानव सहित विभिन्न जीव जंतुओं के लिए उपयोगी नहीं है, अर्थात वो इसे नहीं पी सकते। दूसरी ओर जो अलवणीय जल है, पेय जल है, पीने योग्य जो जल है वो बहुत कम मात्रा में है। ये हिमनद अर्थात ग्लेशियर में, नदियों में, झीलों में, वायुमंडल में, और जो भूमिगत जल है जिसे आप चापाकल के द्वारा बाहर निकालते हैं विभिन्न माध्यमों से, उनके रूप में पेयजल व्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ विचार करने के लिए कुछ बातें लिखी गई है। जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जल तो बहुत है लेकिन खारा है, मानव के पीने योग्य नहीं है समुद्री जल, और जो पीने योग्य जल है वो बहुत कम मात्रा में है। आगे है, जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होते देखा है? तो ये आपको विचारना है कि जल को कैसे बचाया जाए, और आप किस तरह से अपने घर, विद्यालय में कौन से उपाय के माध्यम से इसे बचाते हैं या बचाते हुए देखे हैं, ये आपको सोचना है इस पर। आगे कुछ राइट साइड में लिखी हुई बातें हैं, हरे रंग से देखते हैं। समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित वनस्पति जगत, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। ये अब देखेंगे स्क्रीन से ये चीज़ें हट गई है, पर पुनः देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित, ये समुद्री वर्ड है उसका मतलब हुआ
कि महासागरों, सागरों इत्यादि में जो पाए जाने वाले हैं इससे संबंधित है, उसे वन वर्ड में समुद्री कहेंगे। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, तो वनस्पति जगत हुआ। प्राणी जगत, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु, ये प्राणी जगत कहलाते हैं। इन टर्म को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ इसलिए आगे इन पदों की चर्चा की गई, टर्म की चर्चा की गई है, इन शब्दों की, इसलिए पहले आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महासागर, पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी अथवा अंटार्कटिक महासागर को देखते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, चित्र में हम देखेंगे पृष्ठ 32 पर 2.3 में 5 महासागर को दिखाया गया है। हमने यह 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किसी भी सीमाओं का पालन नहीं करता। उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे छोटे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ 3 पैराग्राफ। पहला कि पेज पृष्ठ 32 पर 2.3 जो चित्र है उसमें 5 महासागरों को दिखाया गया है, हम देखेंगे। फिर 5 महासागरों का जो दिखाया गया है उसके तथ्य को समझिए कि ये कोई प्राकृतिक सीमांकन इसमें नहीं है। सभी महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये समझने के लिए विभिन्न नामों से हम लोग इन महासागरों को जानते हैं, लेकिन ये सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में ये महासागर सहायक है। वनस्पति जगत आपने समुद्री देखा, तस्वीरों में भी देखा, जो समुद्री शैवाल है, छोटे छोटे पौधे हैं, ये सब वनस्पति जगत में आते हैं। समुद्री वनस्पति जगत में, प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां हैं, समुद्री प्राणी जगत की बात करें तो। और उसमें आप देखेंगे कि जहाँ सूरज की रोशनी पाई जाती है वहाँ पर भी, जहाँ नहीं पाई जाती है गहरे समुद्री क्षेत्र में भी ये सब पाए जाते हैं। अब आप जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, चित्र की बात कर रहे थे, इसे आप देखिए। इनमें 5 महासागर और 7 महादेश को दिखाया गया है। आप देखेंगे प्रशांत महासागर, सबसे पहले अगर बाएं से चले दाएं की तरफ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर ऊपर प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है साथियों, तो ये प्रशांत महासागर ही ये हिस्सा है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इसे 2 भाग में देख रहे हैं, बाएं भी और दाएं भी, ये दोनों एक ही है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक सर्किल के ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ, और नीचे आप देख रहे हैं दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। इस अतिरिक्त आप यहाँ जो महादेश को भी देख सकते हैं। बाएं से ही चलते तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और यहाँ आप देख रहे होंगे यूरेशिया। यूरेशिया जो है वो कहा जाए एशिया महादेश और यूरोप महादेश का संयुक्त नाम यहाँ यूरेशिया के रूप में दिया गया है, यूरेशिया कह दिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही महादेश आपको दिख रहा होगा। नीचे देखेंगे छठा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश भी, अंटार्कटिक क्षमा कीजिएगा, नीचे जो आप दक्षिणी ध्रुव के आसपास देख रहे होंगे अंटार्कटिक महादेश। तो इस तरह से आप यहाँ महादेश और महासागर को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर कुछ तस्वीरों को। तो यहाँ नीचे दी गई तालिका में 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित है ये आपको बताना है। प्रशांत महासागर, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध आपको ये लिखना है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, आप इन सभी को निश्चित रूप से देख लें। आपको ये जिस गोलार्ध में नज़र आ रहा है मैप पर, उत्तरी या दक्षिणी में आपको पता करना है, तो आप उस तरह से आप इसको इंगित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। तो यहाँ प्रश्न बन गए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक महासागर है। 5 महासागर की चर्चा हो गई, बड़े छोटे में बता दिया गया। आप इसे अपनी नोटबुक में
लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भारत के मानचित्र को दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप, इसको भी आप एक बार देख लें। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर का क्षेत्र है, दक्षिण में हिंद महासागर की क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। इन सभी चीज़ों को आप समझ लें। आगे बढ़ते हैं। महासागर और आपदाएं, इस हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? वे बादलों के समूह है। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न वर्षा होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि जो कुछ आपदाएं हैं महासागर से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये महासागर से जुड़ी हुई आपदाएं हैं, क्योंकि जो चक्रवात हो उसका भी जो उत्पत्ति होती है वो महासागरों से होती है। अत्यधिक मानसूनी वर्षा होती है, बाढ़ लाती है। तटीय क्षेत्रों में अगर कहें तो कभी कभी जो सुनामी होती है, जहाँ तरंगें उत्पन्न होती है और ये बहुत दूर तक जो तीव्र भूकंप लाती है, और इसके कारण जो लहरें हैं वो तटीय क्षेत्रों में बहुत दूर तक पहुँच जाती है, डुबा देती है। व्यापक स्तर पर इससे हानि होती है। अब इस यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पृष्ठ 33 पर चित्र 2.4 देखिए और पृष्ठ 36 पर द्वीपों से संबंधित उपखंड को भी देखिए। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। तो साथियों, ये भूकंप 26 को आई थी। भारत सहित 13 देश इससे प्रभावित हुए थे सुनामी से। ये क्षमा कीजिएगा, भूकंप नहीं, सुनामी था। इंडोनेशिया में भूकंप आई थी जिसके कारण ये सुनामी आई थी, और इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। भारत में आपने मैप में देखा होगा, अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, काफ़ी प्रभावित हुआ था। हाँ, तमिलनाडु और केरल तटीय क्षेत्र भी भीषण रूप से प्रभावित हुए थे, जान माल की काफ़ी क्षति हुई थी। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यधिक विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने के पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इसे जान माल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिलती है। अब इसमें जो है ना, पूर्व चेतावनी भी सुनामी की दी जाती है, और लोग मिलजुल कर जो देश जुड़े हुए हैं आपस में सूचनाओं को प्रदान करते हैं, और इससे बचने में काफ़ी सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। तो आपदा का प्रबंधन, जो आपदा है उसको प्रबंधन यानी उससे कैसे बचा जाए, वो आपदा प्रबंधन होता है। इसके अंतर्गत आपदा को नियंत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो इन चीज़ों को देखती है। अब हम महाद्वीप की चर्चा करते हैं। महासागरों के मानचित्र 2.3 पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिने जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है, इन्हें एक भी समझा जा सकता है। अब महाद्वीप की संख्या 4 से 7 तक, कोई 4 गिनते हैं, कोई 7 गिनते हैं, कोई 5 गिनते हैं, कोई 6 गिनते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन हम बाद में आएंगे निष्कर्ष की तरफ कि वास्तव में महाद्वीपों कितने महाद्वीप की गिनती प्रामाणिक रूप से की जाती है। तो यही कह रहा है पहले कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और एक ही भूखंड माना जाता है, तब इसे एक ही महाद्वीप कह सकते हैं। तो यहाँ आप एक गिन सकते हैं, लेकिन वो 2 है। अभी आगे बढ़ेंगे। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है, यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसलिए
इन्हें दो महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं जिसे यूरेशिया कहा जाता है। समझ गए होंगे साथियों, मैंने पहले भी चर्चा किया था। यूरोप और एशिया को एक ही नाम दिया गया है भूगर्भ शास्त्री के द्वारा, यूरेशिया, लेकिन दोनों का सांस्कृतिक विकास, दोनों की जो जीवन शैली है अलग अलग, इसलिए दो महाद्वीपों के रूप में एशिया और यूरोप अलग अलग गिनते हैं। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः दो महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। कभी अफ्रीका और यूरेशिया को भी एक मान लिया जाता है। तालिका में महाद्वीपों की संख्या अलग अलग प्रकार गिनती के रूप में लिखिए। यहाँ आप 4 महाद्वीप में किसको लिखेंगे तो अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी दोनों, अमेरिका में हमने दोनों ले लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और अफ्रीका यूरेशिया ले लिया। तो अफ्रीका यूरेशिया एक ही हो गए, 1 अमेरिका, 2 अंटार्कटिका, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4। 5 की बात करेंगे तो अफ्रीका को अलग कर देंगे, अमेरिका को, दोनों अमेरिका को एक ही रखेंगे, अंटार्कटिका भी अलग है, ऑस्ट्रेलिया भी अलग है, और यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया को हमने एक ही साथ लिख लिया, तो 5 हो गए। 6 महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब हमने क्या किया, उत्तरी और अमेरिका को 2 भागों में बांट दिया। 7 महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, यही 7 महाद्वीप माना जाता है वर्तमान में। जो अंतिम में आपने देखा 7 महाद्वीप, इन्हें आप याद रखेंगे। व्यावहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि मैंने बता भी दिया साथियों। तो साथियों आशा करते हैं कि यहाँ आइए आप पृष्ठ 36 पर दिए गए आरेख को देखें। 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। अब आकार के बारे में आपको, महाद्वीप में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये वास्तविक तो नहीं है, सापेक्षिक आकार है। तो आप देखेंगे जिसमें ज़्यादा वर्ग होंगे, ये सभी वर्ग है, एक ही समान देखेंगे, चौखुट लाइन बनी हुई है, तो जिसमें ज़्यादा वर्ग होंगे वो बड़े होंगे और जिसमें छोटा होगा वो छोटा होगा। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे एशिया आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा, उसके बाद अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, फिर इसी तरह से देखेंगे तो आपको उत्तरी अमेरिका दिखेगा, फिर दक्षिणी अमेरिका दिखेगा, फिर यूरोप दिखेगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, और अंटार्कटिका नीचे में आप देखा बहुत छोटा सा दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र। तो साथियों अब द्वीप को समझ लें। यदि आपने इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए 2 मानचित्रों 2.2 और 2.3 को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप के चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता है। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप हैं। तो कुछ छोटे छोटे भूखंड, बड़े नहीं, क्योंकि महाद्वीप जो है जिसे महादेश कहते हैं, ये भी चारों ओर पानी से घिरे हो सकते हैं, लेकिन उसका आकार बड़ा होने के कारण इसे महादेश या महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन कोई छोटी छोटी जो भूखंड होते हैं जो चारों तरफ जल से घिरे हो, ऐसे भूखंड को द्वीप कहा जाता है। और इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। महासागर और जीवन। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान न दें, पर यह हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। यह भी ज्ञातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, पृथ्वी का फेफड़ा महासागर को कहा जाता है, क्योंकि जितनी जो ऑक्सीजन, आधा ऑक्सीजन जो होता है वो महासागर के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरे जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्र के कोसों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। तो साथियों ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, क्रियाकलाप हैं, आप इन सब का अभ्यास कीजिए, देखिए। जो जिज्ञासा हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन दें।
बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी आपको देते हैं। अगर आप हमें नहीं देखते हैं तो आप अपने मोबाइल को ऑन करके अपने कानों के पास रखकर 1 से 2 बार इन चीज़ों को सुनिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत